हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 27 मई 2021 का करंट अफेयर और पीआईबी नोट्स इन हिंदी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जीएस पेपर 1 से है। लेटे हुए बुध। बंगाल की खाड़ी में सामान्य से अधिक गर्म मौसम, जैसे बुध पूर्णिमा थी तो उसकी वजह से इनके बारे में बताया गया है कि कहाँ पे मतलब मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। और 2 डिग्री का जो है राइज आया है जो बंगाल की खाड़ी है, तो वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जीएस पेपर 2 से जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा सीबीआई पैनल पर एक विधि जो वक्तव्य है वो दिया गया है। ठीक है, इसराइल के मानवाधिकार रिकॉर्ड की और अधिक जांच कराए जाने की मांग की गई। क्वाड जो हमारे जैसे भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 मेंबर हैं, इनके द्वारा चीन को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा कहा गया है काउंसिल जनरल द्वारा। उसके बाद इंटरपोल है, इसके बारे में देखेंगे। जीएस पेपर 3 से क्या है, तो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय मिशन। जीएस पेपर 4 से आईएमए द्वारा रामदेव के खिलाफ जो कार्रवाई की मांग की गई है। ठीक है, उन पर 1000 करोड़ का मानहानि का दावा भी जो है किया गया है। प्रीलिम्स फैक्ट है, ढाका द्वारा लंका के जो मुद्रा विनिमय समझौता है। ठीक है, मतलब मुद्रा विनिमय में क्या करते हैं, जो डॉलर होता है ना उसमें व्यापार ना करके अपनी लोकल मुद्रा में व्यापार करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एनसीएलटी राष्ट्रीय कानूनी कानून जो न्यायाधिकरण है, कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इसके बारे में देखेंगे। तो पहला टॉपिक जीएस पेपर 1 से है, जो कि यूनिट दी गई है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ठीक है, तो लेटे हुए बुद्धि या फिर द रिक्लाइनिंग बुद्धा। तो इसके बारे में देखिए क्या दिया गया न्यूज़ में। तो जो बुद्ध जयंती थी 26 मई को, तो उसके लिए जो बोध गया है जो कि बिहार में है, उसमें स्थित जो बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर है, ठीक है, इसके प्रांगण में लेटे हुए बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जानी थी। मतलब थी में आया तो अभी नहीं हुई है। ठीक है, इस समारोह को कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से स्थगित कर दिया गया। तो इनकी ये मूर्ति क्या दर्शाती है, मतलब जब एंड का टाइम आता है, मूर्ति या छवि बुद्ध की बीमारी के अंतिम दौर या फिर परिनिर्वाण जिसे बोलते हैं उसके पूर्व की स्थिति को दर्शाती है। परिनिर्वाण मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने की अवस्था होती है, जो केवल प्रबुद्ध जो आत्मा होती है उन्हीं को प्राप्त होती है। ठीक है, जिन्हें मतलब ज्ञान हो गया होता है उन्हीं को प्राप्त होती है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की जो उम्र है उसमें हुई थी। और जो बिहार के सीमा में लगा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, जिसमें कुशीनगर, इसमें ध्यानावस्था के दौरान हुई थी। ठीक है, मूर्तिकला अगर शैली देखें तो ये गंधार कला की में चित्रित किया गया है जो मूर्ति है। और मूर्तिकला शैली का समय 50 ईसा पूर्व या और 75 ईसा पूर्व इन दोनों के बीच का माना जा रहा है। ठीक है, यह जो पहली है उससे 5वीं शताब्दी ईस्वी तक जो कुषाण काल है उसके दौरान अपने चरम पर थी। ठीक है, जो मूर्तिकला है। तो इसके अलावा देखिए लेटे हुए बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं और जो चित्र हैं उन्हें अपनी दाहिनी और राइट हैंड साइड पे जो है लेटे हुए दिखाया गया है, जिसमें उनका सिर एक तकिया या फिर उनकी दाहिनी कोहनी मतलब उसके उनकी जो राइट हैंड जो वो कोहनी है या तो वो है या फिर तकिया उनके सिर के नीचे टिका हुआ है। यह मुद्रा क्या दर्शाती है कि सभी जो प्राणी हैं उनमें प्रबुद्ध होने और मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने की क्षमता होती है। ठीक है, कृपया ध्यान दें कि बुद्ध क्या थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। ठीक है, लेटे हुए बुद्ध की भारत के बाहर स्थापित अगर मूर्तियों की बात देखें तो थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों में क्या है, लेटे हुए बुद्ध की मुद्राएं अधिक प्रचलित है। विश्व में लेटे हुए बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा 600 फुट लंबी जो विंसेंट ताव्या विंसेंट ताव्या बुद्ध प्रतिमा है, सबसे लंबी है ये। और 1992 में म्यांमार में जो है मावल माइन इसमें इसे बनाया गया था। ठीक है, पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, इसमें जो सबसे पुरानी मूर्ति है ना वो जिसका नाम क्या है, भामला बुद्धा परिनिर्वाणा। ठीक है, ये मूर्ति इसे माना जाता है सबसे पुरानी। भारत में अगर देखें लेटे हुए बुद्ध तो अजंता जो है, अजंता की गुफाएं हैं, अजंता एलोरा, तो उसमें से जो अजंता के यूनेस्को विश्व धरोहर की जो स्थल की गुफा संख्या क्या है, 26 नंबर। वहाँ पे अलग अलग काफ़ी सारी गुफाएं हैं, तो उसमें 26 नंबर की लेटे हुए बुद्ध की एक 24 फुट लंबी और 9 फुट ऊंची एक मूर्ति है, जिसे 5वीं ईस्वी में जो है निर्मित माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो कुशीनगर है जहाँ बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था, उसमें परिनिर्वाण स्तूप के भीतर बुद्ध की 6 मीटर की, ठीक है, 6 मीटर की लंबी लाल बलुआ पत्थर की एकाश्म मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, भारत में बुद्ध का अन्य मुद्राओं में चित्रण, तो अन्य मुद्राएं तो लेटी हुई थी। तो उसके अलावा देखिए और कौन सी मुद्राएं हैं। तो जो महाबोधि मंदिर है उसमें बुद्ध जो है भूमि स्पर्श मुद्रा,
ठीक है, मतलब एक जैसे किसी का वो करते हैं ना, सजदा करते हैं, तो इस टाइप से है। तो इस मुद्रा में उनका हाथ ज़मीन की ओर इशारा कर रहा है और यह मुद्रा पृथ्वी को उनके ज्ञानोदय की साक्षी के रूप में दर्शाती है। ठीक है, सारनाथ में अगर बात करें, यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला जो उपदेश था सारनाथ में दिया था। बुद्ध की हाथ से संकेत करती हुई एक पाषाण पाषाण प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में दिखाई गई जो मुद्रा है उसको धर्म चक्र मुद्रा कहा जाता है, जो उपदेश का प्रतीक है। ठीक है, सारनाथ में क्या है, उपदेश का प्रतीक है। टहलते हुए बौद्ध, तो इस टाइप की जो प्रतिमा है वो आत्मज्ञान की और यात्रा या तो शुरू करना या फिर उपदेश देकर लौटने को दर्शाती है। ठीक है, सभी बुद्ध जो मुद्राएं हैं उनमें यह सबसे कम प्रचलित है और ज़्यादातर कहाँ पे, थाईलैंड में देखी जाती है। टहलते हुए बुद्ध, वॉकिंग बुद्धा। ठीक है, ये अलग अलग जगह है जहाँ पे जो इनकी प्रतिमाएं वो पाई जाती हैं। सांची, अजंता एलोरा, दिल्ली, मथुरा, सारानसी, कुशीनगर, सारनाथ, कौशाम्बी, वाराणसी। ज़्यादातर आप देखेंगे ये यूपी और ये इस साइड के एरिया में पाई गई है। ठीक है, उसके अलावा नीचे भी देखिए यहाँ पे है नागार्जुन कोंडा, नामट्रोलिगा मोनेस्ट्री। ठीक है, तो ये सारे प्लेसेस हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। तो अगला टॉपिक क्या है, जो बंगाल की खाड़ी है उसमें सामान्य से अधिक गर्म मौसम। ठीक है, तो देखिए ये वाला मैं एक दो दिन से सर्च कर रहा था ये टॉपिक, पर आज न्यूज़पेपर में आ ही गया कि मतलब ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में क्यों चक्रवात वगैरह आते हैं, अरब की खाड़ी में क्यों नहीं आते। तो इस जो पैराग्राफ है, ये आर्टिकल है, इसमें अच्छे से कवर किया गया है। तो जलवायु वैज्ञानिकों का कहना है कि जो बंगाल की खाड़ी में मौसम का तापमान साल के इस समय होने वाले सामान्य तापमान की अपेक्षा कम से कम 2 डिग्री अधिक है। इस बार जो है 2 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात जो यास है उसका निर्माण हुआ है। तो पृष्ठभूमि देखिए क्या है। तो आमतौर पर जो बंगाल की खाड़ी में आने वाले जितने भी चक्रवात होते हैं वो काफ़ी भयंकर होते हैं और भारी तबाही मचाते हैं। इस साल बंगाल की खाड़ी का उत्तरी भाग असाधारण रूप से अधिक गर्म रहा है। ठीक है, उत्तरी भाग मतलब ऊपर का पार्ट जो बंगाल की खाड़ी का है, और यहाँ का तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो हालिया चक्रवात देख लेते हैं, जैसे कि जो पिछले साल अम्फान आया था, है ना, इस टाइप का सुपर साइक्लोन आया था जिसने पश्चिम बंगाल में काफ़ी तबाही मचाई थी। 1999 में पारादीप आया था, ओडिशा को बुरी तरह से इसने प्रभावित किया था और सुपर साइक्लोन के बाद भारत के पूर्वी जो तट थे उस पर आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान था ये पारादीप। ठीक है, अम्फान से पहले 2019 में फ़ानी भी आपने सुना होगा, इसने भी भारी तबाही मचाई थी। संबंधित चिंताएं क्या है, तो पिछले 4 वर्षों में जो इस खाड़ी में 12 चक्रवात अभी तक निर्मित हो चुके हैं। भारतीय समुद्र तट पर एक साल से आने वाले 5 चक्रवातों में से 4 जो है बंगाल की खाड़ी में और 1 अरब सागर में उत्पन्न होता है। ठीक है, हाल के वर्षों में उत्तर हिंद महासागर में चक्रवात आने की आवृत्ति में जो है वृद्धि देखी जा रही है। बंगाल की खाड़ी में उपयुक्त स्थल क्यों है यहाँ पे, सबसे पहले ये देखिए। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी यहाँ पे गिरता है। ठीक है, तो ऊपर ठंडा पानी हो जाता है। ठीक है, नीचे इसमें गर्म ही रह जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ऊष्मा काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे अरब सागर क्या है, वहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, तो वहाँ पे नीचे का पानी ऊपर से मिक्स होकर दोनों जो है एक दूसरे को कूल डाउन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो देखिए इसके कारण देखते हैं। तो महासागर के उष्ण जल द्वारा निर्मित विस्तृत निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है, जो गर्म जल होता है महासागर का उसकी वजह से निम्न दाब क्षेत्र है यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का आकार एक गर्त की तरह है, मतलब इस टाइप से है, जो तूफान को मजबूत करने के लिए और इसे और अधिक अनुकूल बनाता है। ठीक है, समुद्री सतह का उच्च तापमान होने की वजह से खाड़ी में उत्पन्न होने वाले तूफानों की तीव्रता और अधिक बढ़ जाती है। बंगाल की खाड़ी में इसके चारों ओर धीमी और गर्म हवाएं सहित अधिक वर्षा होती है, जिसकी वजह से पूरे वर्ष तापमान अपेक्षाकृत अधिक बना रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें ब्रह्मपुत्र गंगा जैसी वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियों से ताज़े उष्ण पानी का निरंतर प्रवाह होता रहता है, जिसकी वजह से जो इसका निचली सतह के ठंडे पानी के साथ ऊपरी सतह के पानी का मिश्रण लगभग असंभव हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच क्या है, भूभाग की कमी के कारण दोनों के बीच क्या है यहाँ पे, मतलब भूभाग अगर यहाँ पे देखिए, जैसे आप ये इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, फिर इस साइड आके अंडमान निकोबार है, वो भी वर्टिकल है। इस टाइप से तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता उससे, है ना, पर वो इस टाइप से तो यहाँ पे काफ़ी मतलब खुला एरिया और भूभाग की क्या है, कमी है। उसके कारण चक्रवाती हवाएँ तटीय क्षेत्रों तक सीधे बिना किसी रुकावट के पहुँच जाती है और भारी वर्षा
करती है। मानसून के बाद उत्तर पश्चिम भारत में खाड़ी की ओर हवाओं का प्रवाह रुक जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आने की संभावना को एक अन्य कारण भी होता है। ठीक है, मानसून के बाद उत्तर पश्चिम, जो ये उत्तर पश्चिम होता है ना हमारा, उत्तर और पश्चिम, ये राजस्थान और ये ऊपर का पार्ट मान लीजिए, यहाँ से भारत से खाड़ी की ओर जो हवा होती है, मानसून के बाद ये हवाएं हमारी रुक जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो तूफ़ान होता है उसको आगे बढ़ने में और सहायता मिलती है। अगर अरब सागर की बात करें तो यहाँ पे जो है काफ़ी शांत रहता है, क्योंकि इसके ऊपर चलने वाली तेज़ हवाएं इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को अपने साथ बहा ले जाती। ठीक है, अरब सागर में लगातार ताज़े पानी का प्रवाह काफ़ी कम है, जिससे सतही जो गर्म पानी और निचली सतह के ठंडे पानी को परस्पर आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप सतह का तापमान कम हो जाता है। अरब सागर को अपनी अवस्थिति का लाभ भी मिलता है, क्योंकि प्रशांत महासागर से आने वाली हवाएं पश्चिमी घाट जो है और जो हिमालय उससे टकराती है और इसकी तीव्रता को कहीं ना कहीं ये कम कर देती है। ठीक है, और कभी कभी ये हवाएं अरब सागर तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। ऊपर मतलब हमारा हिमालय क्या करता है ना, रोक लेता वहीं पे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्या टॉपिक। इसके बाद अगला टॉपिक है जीएस पेपर 2 से है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सीबीआई पैनल पर एक विधि वक्तव्य। ठीक है, जीएस पेपर 2 का यूनिट विभिन्न घटकों के बीच शक्ति का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान। तो हाल ही में ये हमने आज सुबह जो हमारा पढ़ा था न्यूज़पेपर, उसमें ही पढ़ा थे हमने, जो महाराष्ट्र के कैडर के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल है, उनको 2 साल के कार्यकाल हेतु सीबीआई निदेशक चुना गया। ये 1985 के बैच के आईपीएस ऑफिसर थे। ठीक है, तो जैसे कि हमने सुबह देखा, सुबह की पढ़ी हुई सिर्फ ऑलमोस्ट 3 न्यूज़ के करीब अभी आई है इसमें, तो इसलिए जो है उसको अब कोशिश करेंगे कि इस पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, न्यूज़पेपर पे कम फोकस करें। उसमें अगर 1-2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसे अलग से इसी में डाल दूंगा बना के। ठीक है, सुबोध कुमार वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। अभी करंटली जो है सरकार द्वारा इनका चयन जो किया गया वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति द्वारा सुझाए गए 3 नामों की सूची में से किया गया। ठीक है, तो जो ये समिति है उसमें प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, इसमें जो है सदस्य के रूप में ये तीनों शामिल होते हैं। तो विधि वक्तव्य है क्या ये, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो समिति है उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जो एन.वी. रमन है, उन्होंने मतलब ये कहा कि जो सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त है उनकी जो टाइम पीरियड है ना, मतलब वो जो जॉब ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट के लिए कम से कम 6 महीने बचे हों। ठीक है, मतलब इससे कम ना हो। इस राय को एक स्पष्ट विधि वक्तव्य कहा जा रहा है। ठीक है, जो सीजीआई उनके अनुसार समिति द्वारा अधिकारी के चयन को भविष्य में कानून द्वारा की जाने वाली जांच का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। ये नहीं उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, रिटायरमेंट हुआ और जो है चले गए। ठीक है, तो इस टाइप से एक सेफ साइड लेके चलें। ठीक है, इस संबंध में अगर सर्वोच्च न्यायालय के विचार और निर्णय देखें तो सबसे पहले प्रकाश सिंह मामला, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो डीजीपी थी उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रकाश सिंह मामले में 13 मार्च 2019 के आदेश में 6 महीने का न्यूनतम शेष कार्यकाल, मिनिमम मतलब 6 मंथ का जो है टेन्योर आपके पास बचा हुआ हो, इस नियम को शुरू किया था। बाद में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को भी इस नियम के दायरे में लाया गया था। उसके बाद देखिए भारत संघ बनाम सी दिनाकर 2004। आमतौर पर जो सीबीआई निदेशक होता है उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के समय, मतलब जो उनकी रिटायरमेंट की डेट होती है उसमें सेवा में सबसे वरिष्ठ 4 बैच के जो आईपीएस अधिकारी सीबीआई निदेशक के पद पर नियुक्त के लिए विचार हेतु पात्र होंगे, भले उनके नाम चयन सूची शामिल हो अथवा ना हो। ठीक है, जो सबसे मतलब इसमें वो होंगे सबसे वरिष्ठ होंगे, उनमें से जो है इसको जो सीबीआई निदेशक होगा उस पर मतलब इसे जो है मतलब वो कर दिया जाएगा। ठीक है, चूज़ कर लिया जाएगा उनमें से। विनीत नारायण मामले में 1998 का निर्णय, सीबीआई निदेशक न्यूनतम 2 वर्ष के लिए पद धारण करेगा। ठीक है, मिनिमम टेन्योर कितना होता है, 2 साल का, याद रखिएगा, तथा एक उच्च स्तरीय समिति की पूर्व सहमति के बिना उसका तबादला नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें निहितार्थ क्या है, तो जो सीजीआई उन्होंने अपनी यह राय 2019 के आदेश के आधार पर व्यक्त की और इस पर प्रधानमंत्री सहित अन्य दोनों सदस्य सहमत हुए। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि जिन संवेदनशील पदों पर पदधारक के रूप में साफ चरित्र, ईमानदारी, पेशेवर व्यक्ति, इनको नियुक्त करने के लिए सरकार को पहले जो विवेकाधिकार प्राप्त था वह जायसवाल के चयन के बाद
सीमित हो गया था, ठीक है। जैसे हमने ऊपर के केसेस में देखा कि इन 3 केसेस में कि 6 महीने मिनिमम होनी चाहिए, है ना। ये तीनों जो वो न्यूनतम 2 साल के लिए धारण करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमने इन सब से हटकर जो जायसवाल जी हैं, इनको जो इनका वो था टेन्योर था 2 साल का, वो इन्हें कंप्लीट करने दिया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है इनको अब सीमित हो गया, मतलब ये 2 साल का इनको टेन्योर अब लेना ही होगा, ठीक है। तो इसका वो क्या दिया गया, आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि जिनका टाइम पीरियड कम होता है तो वे असुरक्षित मनोदशा में हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब उनके वर्क पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सीबीआई निदेशक और इसकी नियुक्ति के बारे में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी नियुक्ति जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 4A के तहत की जाती है, ठीक है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार जो सीबीआई है उसके निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा। इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता जो हमने ऊपर देखा, भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा इसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सदस्य के रूप में इसमें शामिल होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए दिल्ली जो विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 2014 है, तो इसके द्वारा सीबीआई के निदेशक की जो नियुक्ति है उससे संबंधित समिति की संरचना में बदलाव किया गया है, ठीक है। इसमें यह कहा गया कि जो लोकसभा में विपक्ष का कोई भी मान्यता प्राप्त नेता नहीं होने की स्थिति में, अगर कोई ऐसा नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को चयन समिति में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो आर्टिकल है वो है इजराइल के मानवाधिकार रिकॉर्ड की और अधिक जांच कराए जाने की मांग की जा रही है, ठीक है। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है उसके जो सदस्य देश हैं उसके द्वारा जो यूएन ह्यूमन राइट कमीशन है उससे इजराइल, गाजा और वेस्ट बैंक में किए जा रहे जो मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी रिपोर्ट है, इसके लिए एक स्थायी जो आयोग है उसको गठन करने की मांग की जा रही है, ठीक है। तो जो यह मांग स्वीकृत हो जाती है तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी शीर्ष मानवाधिकार संस्था द्वारा अधिकृत एक अभूतपूर्व स्तर की जांच होगी। तो पहले भी ये देखिए 12 और 19 मई में कवर किया गया है। उसके अलावा देखिए इसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट दे रखा है जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है UNHRC। तो UNHRC की स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी जो UN की जनरल असेंबली है। उसके अलावा जो UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट है इसके स्थान पर इसे गठित किया गया था, ठीक है। उसके अलावा जो OHCHR है जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है ये इसके सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। जो UNHRC है ये इसके OHCHR के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, ठीक है। संरचना की बात करें तो UNHRC में 47 सदस्य हैं तथा समस्त विश्व के भौगोलिक जो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु सीटों का आवंटन जो है प्रतिवर्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाता है, ठीक है। हर साल मतलब निर्वाचन होता है और 3 साल के लिए इसका कार्यकाल जो है डिसाइड होता है, ठीक है। याद रखिएगा 3 साल के लिए, किसमें, UNHRC में। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है। तो अगर इसमें उसकी बात करें सीटों का वितरण, किसी देश को एक सीट पर लगातार 2 कार्यकाल की अनुमति होती है। कोई भी देश अगर कर रहा है तो 2 साल जो है उसको कार्यकाल की जो है अनुमति होती है। देखिए यहाँ पे सीटों का आवंटन कैसे है। अफ्रीकी देश 13 सीटें, एशिया प्रशांत देश 13, 8 सीटें लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश 7, पूर्वी यूरोपीय देश 6 सीटें। अब इसके कार्य क्या होते हैं। तो जो एक वो होती है ना, ये रिपोर्ट होती है जो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, ठीक है, ये 193 देश के जो ये करती है वो इसके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, UNHRC के द्वारा। और इस पर जो है गैर बाध्यकारी प्रस्ताव पारित करता है अन्य सभी विषयों पर, ठीक है। यह विशेष प्रक्रियाओं के तहत कुछ विशिष्ट देशों में मानवाधिकार उल्लंघनों हेतु विशेष जांच की देखरेख करता है, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है उसके समक्ष चुनौतियां और इसमें सुधार की आवश्यकता। तो चुनौतियां क्या हैं, कई पश्चिमी देशों द्वारा निरंतर भागीदारी के बावजूद भी ये मानवाधिकार संबंधी समझ पर जो है गलतफहमी बनाए रखते हैं, ठीक है। UNHRC की जो कार्यवाही है उसके संदर्भ में जो नॉन कंप्लायंस है वो एक गंभीर मुद्दा, मतलब आपसी जो सहयोग है वो एक गंभीर मुद्दा रहा है। अमेरिका जैसी जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उसकी गैर भागीदारी इसमें, ठीक है। ये सब क्या है, चुनौतियाँ हैं।
उसके बाद देखिए क्वाड द्वारा चीन को निशाना बनाया जा रहा है, काउंसिल जनरल। तो जीएस पेपर 2 का ये भी। तो हाल ही में जो मुंबई में चीन के जो काउंसलर जनरल थे, जो महावाणिज्य दूत जिसे कहा जाता है, उनके द्वारा क्वाड नियंत्रण करने के लिए एक प्रयास बताया गया, ठीक है। मतलब क्वाड को जो है चाइना को नियंत्रित करने के लिए एक प्रयास बताया गया है। तो इसके अलावा देखिए जो वो है काउंसिल जनरल, उनके अनुसार जो क्वाड तथाकथित जो लोकतांत्रिक गठबंधन है उसकी वकालत करता है और नियंत्रण पाने के प्रयास में एक विशिष्ट देश को जो है लक्षित कर रहा है। मतलब यहाँ पे चाइना अपने आप को ही कह रहा है। तो भारत के लिए निहितार्थ इसमें क्या है? तो भारत के संबंध में चीन का जो है कड़ा रुख 2020 से कुछ अधिक तीक्ष्ण हो गया है। क्वाड का संदर्भ देने के स्पष्ट संकेत मिलता है कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है और जिन क्षेत्रों को चीन अपना प्रभुत्व क्षेत्र मानता है, उनमें उसके प्रभाव को सीमित करने के इरादे से बनाए गए समूह से जो चीन है वो बुरी तरह चिढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये है क्या? तो जापान, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये इन देशों ने मिलकर बनाया। इस समूह के सभी सदस्य क्या है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के साथ साथ गैर बाधित समुद्री व्यापार और सुरक्षा संबंधी हित साझा करते हैं आपस में। इस समूह को अक्सर जो है एशियाई या मिनी नाटो, ठीक है, मिनी नाटो क्या है? क्वाड ग्रुप को कहते हैं, ठीक है। और इसे भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के जो सैन्य और आर्थिक दबदबे हैं इसके रूप में देखा जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे वर्किंग इसकी पता चल रही है। अब बना कब था ये? तो 2000 की जो सुनामी आई थी भारत में, अंडमान निकोबार में, उसके बाद जो है इनके आपस में कुछ राहत कार्य चले थे। उसके बाद इन चारों ने 2007 में जो है आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार बैठक हुई और इसका उद्देश्य जापान, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, चारों देशों के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। हालिया प्रगति देखें तो क्वाड समान विचारधारा वाले देशों के लिए परस्पर सूचना साझा करने और पारस्परिक हितों संबंधी परियोजनाओं पर सहयोग करने हेतु एक अवसर है। इसका जो सदस्य राष्ट्र हैं एक खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण को साझा करते हैं, ठीक है। यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के मध्य वार्ता के कई मंचों में से एक है और इसे किसी एक विशेष संदर्भ में नहीं देखना चाहिए, ठीक है। हालिया प्रगति की बात करें तो क्वाड द्वारा प्रशांत, जो भारत प्रशांत और इससे बाहर के क्षेत्र हैं उसमें सुरक्षा समृद्धि को बढ़ाने और इनके लिए उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में निहित एक स्वतंत्र, खुले, नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने का इसमें संकल्प किया गया है। क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप क्या है? तो महामारी का मुकाबला करने के लिए टीकों तक न्यायोचित पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ष 2020 में सभी 4 क्वाड देश जो हैं इनके बीच में मालाबार युद्धाभ्यास हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, क्वाड मेंबर में मालाबार युद्धाभ्यास। तो मालाबार युद्धाभ्यास भारत, चीन और संयुक्त राज्य की नौसेना के बीच एक वार्षिक त्रिपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है, ठीक है। एक वर्ष में एक बार, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला इंटरपोल है। जो मेहुल चोकसी है उनको जो पकड़ने वाले हैं, मतलब इंटरपोल ने पकड़ा है, तो एक येलो नोटिस जारी किया गया। सुबह हमने ये पढ़ा था न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो जारी करने के बाद पड़ोसी देश डोमिनियन गणराज्य में इसे पकड़ा गया और हाल ही में एंटीगुआ और बारमूडा से भाग गया था। वहाँ पे 2018 से रह रहा था। तो 2018 में नागरिकता हासिल करने के बाद एंटीगुआ और बारमूडा में रह रहा था। वह पीएनबी में 13,500 करोड़ के ऋण धोखाधड़ी में वांछित है, ठीक है। हमें नोट क्या करना है? हमें इस लेख और उसके द्वारा जारी किए गए विभिन्न नोटिसों के बारे में जानने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इंटरपोल क्या है सबसे पहले, ठीक है। सुबह न्यूज़ जो अखबार आया था उसमें इतना डिटेल में नहीं दे रखा था, तो मैं कल से कोशिश करूँगा अगर 1-2 टॉपिक उसके अच्छे हुए तो उसके बारे में बैक डिटेल भी साथ के साथ देता चलूँ, ठीक है। तो जो हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है इसकी, अथवा इंटरपोल 194 सदस्य का अंतर सरकारी संगठन है। फ्रांस में इसका क्या है? मुख्यालय लियोन में है। इसकी स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में की गई थी और 1956 से ये इंटरपोल कहा जाने लगा, ठीक है। 1949 से भारत इसका सदस्य है और पुराने सदस्यों में से एक है। कुछ वैश्विक पुलिसिंग लक्ष्य है इसके द्वारा घोषित किए गए। तो आतंकवाद का मुकाबला करना, दुनिया भर में सीमाओं की अखंडता को बढ़ावा देना, कमज़ोर समुदाय की सुरक्षा करना, लोगों और व्यवसायों के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस प्रदान करना, अवैध बाजारों पर अंकुश लगाना, पर्यावरण सुरक्षा का समर्थन करना, वैश्विक समेकन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये है क्या इंटरपोल? तो जो इंटरपोल जनरल असेंबली है वो इंटरपोल का एक सर्वोच्च शासी निकाय है और इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ठीक है। यह कार्रवाई और नीतियों पर मतदान करने हेतु
प्रतिवर्ष बैठक करती है, हर साल करती है और 4 दिन तक जारी रहती है। इंटरपोल महासभा में सभी सदस्य देशों के एक या अधिक प्रतिनिधि अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतिनिधि आमतौर पर अपने देशों के कानून प्रवर्तन जो एजेंसी होते हैं ना, जो ईडी होती हैं, एनफोर्समेंट जो डायरेक्टरेट होती हैं, उनके प्रमुख होते हैं। ठीक है, महासभा अपने जो शासी निकाय अर्थात इंटरपोल कार्यकारी जो समिति है उसके सदस्यों का भी चुनाव करती है। यह कार्यकारी समिति महासभा के स्तरों के बीच इंटरपोल के लिए मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि येलो नोटिस अभी जारी किया गया है, ये क्या होता है, मिसिंग पर्सन के लिए होता है। ठीक है, ये अलग अलग नोटिस है। रेड नोटिस मतलब वांटेड है, ब्लू नोटिस क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्सन के बारे में, ब्लैक नोटिस क्या है, आइडेंटिफाई अनआइडेंटिफाई कोई बॉडी मिली है, ग्रीन नोटिस वार्निंग एंड इंटेलिजेंस इमिटेंट कोई थ्रेट आ रहा है, ऑरेंज नोटिस पर्पल पे मॉडुलस ऑपरेंडी है कोई, ठीक है, कहीं पे झगड़ा वगैरह जैसे हो जाए तो। इंटरपोल सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस ये क्या है, ग्रुप एंड इंडिविजुअल सब्जेक्टेड टू यूएनएससी सैंक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है कोयला आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है उसमें बायोगैस के हस्तक्षेप पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये भी जीएस पेपर 3 से ही है टॉपिक। खेतों में पराली जो जलाते हैं उससे होने वाले जो वायु प्रदूषण है उसकी समस्या का समाधान करने और ताप विद्युत उत्पादन के जो कार्बन इनपुट फुटप्रिंट होते हैं उसको कम करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा जो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है उसमें बायोगैस के इस्तेमाल करने को लेकर एक राष्ट्रीय मिशन, मतलब अब जो है कोयला की जगह बायोगैस का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ताप विद्युत संयंत्रों में बायोगैस के इस्तेमाल से जुड़े राष्ट्रीय मिशन में निम्नलिखित उद्देश्य होंगे। तो उद्देश्य क्या है इसके, जो ताप विद्युत संयंत्र है उससे कार्बन न्यूट्रल बिजली का उत्पादन बड़ा हिस्सा पाने के लिए को फायरिंग होता है दो फ्यूल को एक साथ जलाना। ठीक है, तो इसके स्तर को वर्तमान 5% से बढ़ाकर उच्च स्तर तक ले जाना। ठीक है, अभी नीचे देखेंगे को फायरिंग होता क्या है। बायोगैस जो गट्ठे होते हैं उसमें सिलिका जो मिट्टी होती है जैसे और जो क्षार तत्व होते हैं, ठीक है, जो जिनका पीएच लेवल 7 से ज़्यादा होता है, इस टाइप के जो अधिक मात्रा को संभालने के लिए बॉयलर डिज़ाइन में अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियाँ शुरू करना। ठीक है, बायोगैस गट्ठों एवं कृषि अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं को दूर करने और बिजली संयंत्रों तक इसके परिवहन की सुविधा प्रदान करना। बायोमास को को फायरिंग के संबंध में नियामक मुद्दों पर विचार करना। उसके अलावा देखिए जो मिशन में जो सचिव हैं इनका कार्यान्वयन कैसे होगा। जो सचिव हैं उसकी अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी जिसे पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है मंत्रालय MOPNG और नवीन और जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE आदि के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारक इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा जो CEA जो सदस्य होता है वो कार्यकारी समिति के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। NTPC द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन में ये प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया, NTPC। ठीक है, तो रसद और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाएगी यहाँ पे। ठीक है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो NTPC प्रोवाइड करेगा। अब ये होता क्या है, ये एक तरह का जो है किसी बॉयलर के भीतर प्राकृतिक गैस जो होगी और जो कोयला होगा जैसे अन्य ईंधनों के साथ बायोमास पदार्थ के बराबर मात्रा में सम्मिश्रण और दहन को संदर्भित करेगा। ठीक है, तो अगर हम कोयला को हटा दें यहाँ पे और प्राकृतिक गैस और बायोमास को जला दें तो दो फ्यूल से जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिससे कार्बन फुटप्रिंट क्या होंगे, कम होंगे। तो इसके लाभ क्या होंगे, तो बायोगैस को फायरिंग ऊर्जा उत्पादन हेतु जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कमी करने और इस प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए आशाजनक तकनीक है। ठीक है, कोयला और बायोमास को फायरिंग लागू करने में आसान है और वर्तमान में जो CO2, SO2, NO2 इस टाइप के जो उत्सर्जन है जो ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ा रही है को प्रभावी रूप से कम करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस नए ईंधन मिशन के लिए दहन आउटपुट को समायोजित करने के बाद बायोमास को कोयले के साथ दहन करने पर बॉयलर की क्षमता में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब बॉयलर की जो मेटल वगैरह से बना होगा तो उसमें भी लॉस नहीं होता है। ठीक है, अगला पेपर GS पेपर 4 है। तो जो IMA द्वारा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ठीक है, तो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है IMA, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर कोविड-19 टीकाकरण पर गलत सूचना अभियान जो कि रामदेव द्वारा आप वीडियो वगैरह में आपने देखा होगा तो उसको रोकने के लिए मदद मांगी है और एलोपैथिक डॉक्टरों पर बाबा रामदेव द्वारा कथित रूप से गलत टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ठीक है, संबंधित अगर प्रकरण देखें
तो एक वीडियो में जो है रामदेव ने दावा किया कि जो डॉक्टर थे उन्होंने दोनों खुराक लेने के बाद भी 10,000 डॉक्टर मर गए। इस प्रकार टीकाकरण को जनता तक पहुंचाने के प्रयासों को रोकने के लिए एक जानबूझकर उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, मतलब उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा भी किया इन पे। समय की मांग क्या है? हमें चिकित्सा की सभी प्रणालियों, विशेष रूप से हमारी भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली को स्वीकार करना चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्रणाली अपने तरीके से हमारी जनता की जो है मदद कर रही है। ठीक है, काफ़ी मतलब उनके द्वारा अच्छा मतलब पॉजिटिव वे में इसे कहा गया कि दोनों ही प्रणालियाँ कहीं ना कहीं जो है कारगर साबित हो रही है। हालांकि किसी को भी टीकाकरण के भय फैलाने की अनुमति नहीं देनी जानी चाहिए। ठीक है, टीकाकरण होता क्या है? तो यह है किसी वायरस द्वारा भविष्य में फैलने वाले संक्रमण के मामले में एंटीबॉडी और विशेष प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाओं को उत्प्रेरित और सक्रिय करने में प्रतिरक्षा प्रणाली को अभ्यस्त करने की एक विधि होती है। ठीक है, अगला देखिए टॉपिक क्या है, प्रीलिम्स फैक्ट है। तो मुद्रा विनिमय समझौता। ठीक है, जैसे श्रीलंका जो है उसके लिए $200 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दे दी है बांग्लादेश ने। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो है क्राइसिस चल रहा है श्रीलंका में, पैसे की कमी है, तो इस मुद्रा विनिमय में क्या होता है, जो अमेरिकी डॉलर की बजाय ये दोनों देश आपस में अपनी जो लोकल करेंसी होगी उसमें जो सामान का लेना देना होगा वो कर लेंगे। ठीक है, तो पृष्ठभूमि क्या है, श्रीलंका के मुख्य विदेशी मुद्रा अर्जक क्षेत्रक जो पर्यटन, वस्त्र और चाय निर्यात है वो महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से देश चुनौतीपूर्ण ऋण चुकौती समय सूची को देखते हुए अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसमें जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है CSA है, दो मैत्रीपूर्ण संबंध वाले देशों के मध्य अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की व्यवस्था होती है। इसके अनुसार जो दोनों देश हैं अमेरिकी डॉलर की तरह तीसरे देश की मुद्रा में लाए बिना पूर्व निर्धारित विनिमय दरों पर आयात और निर्यात करने हेतु भुगतान करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के समझौते में किसी तीसरे देश की मुद्रा को शामिल नहीं किया जाता है। तो NCLT क्या है, ये एक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है जो कि कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के अनुसार 1 जून 2016 को बनाया गया। इसका गठन भारत में कंपनियों के दिवालेपन और उनके समापन से संबंधित न्यायमूर्ति एराडी समिति, जुडिशियल इराडी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर इसको किया गया था। ठीक है, अपील क्या है, तो NCLT द्वारा किए गए निर्णयों के खिलाफ जो NCLT है, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण, उसमें अपील की जा सकती है। ठीक है, NCLT की जो अपील है वो कहाँ पे होगी, NCLAT। किसी कानून बिंदु पर NCLAT के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। ठीक है, चर्चा का कारण हाल ही में जो राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण है उन्होंने देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो ऋण शोधन होते हैं उसका आदेश दिया है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी देखते हैं अगर सुबह न्यूज़ अगर आई तो उसमें जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो कल की न्यूज़ होगी, मतलब 1 या 2 आर्टिकल कर देंगे, उसे थोड़ा अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक के लिए एक कोना पकड़िए, एक किताब पकड़िए और बैठ के क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करिए एंड हैव अ गुड डे।